हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। और हम सभी को पता है कि 22 तारीख को कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एग्ज़ाम है, जिसमें आपके 5 यूनिट आने वाले हैं। तो मैंने यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 की वीडियोस अपलोड कर दी थी और अभी 22 तारीख एकदम पास में ही है, यानी कि आज 18 तारीख हो गया है, 19 तारीख है और उसके बाद अभी हमारे पास काफ़ी कम समय बचा हुआ है। तो मैं ये जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसमें रिवीजन के लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें यूनिट नंबर 1 से लेके 4 तक इसमें यूनिट दिए हुए हैं। और यूनिट नंबर 5 की जो वीडियो है वो भी थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगी, जिसमें मैं एकदम डिटेल एक्सप्लेन करूँगा यूनिट नंबर 5 में, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस उससे रिलेटेड जो बनेंगे वो एकदम थोड़े डिटेल क्वेश्चन बनेंगे कि पीएनबी का स्कैम क्या था, येस बैंक का स्कैम क्या था, आईसीआईसीआई बैंक के रिलेटेड क्या स्कैम था, किंगफिशर कैसे डूब गई। तो वो सब हम यूनिट नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। इसके थोड़ी देर बाद ही वाली वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। इस वीडियो में हम जानेंगे यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 4 के बारे में। और हाँ, ये वीडियो अगर किसी ने पढ़ रखा है पहले ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सारे यूनिट, ये वीडियो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से समझने वाली है, समझ में आ जाएगी। और हाँ भाई, जो कोई एकदम सोच रहा है नए तरीके से वो स्टार्ट करना चाहता है तो हो सकता है उसे थोड़ा बहुत कम समझ में आए। लेकिन अगर ये वीडियो आप पूरा अच्छी तरह से 2-3 बार अगर आप इसे देखते हैं और अगर मेरे आप नोट जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं अगर आप उसे पढ़ते हैं तो आप आराम से 60 to 80 मार्क्स के बीच में अटेम्प्ट कर पाएंगे अपना पेपर। तो चलिए इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो प्लीज़ वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन से। कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है? देखिए, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा रूल रेगुलेशन है जिसकी वजह से किसी कंपनी को रन किया जाएगा, कंपनी कैसे चलेगी इसके ऊपर ये ध्यान देता है। देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, जैसे कंपनी कैसे है, कंपनी इज़ लाइक अ कार। कंपनी क्या है? कंपनी एक कार की तरह है। अगर हम वही बात करें जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, कार के अंदर लगा हुआ जीपीएस, ब्रेक, ट्रैफिक रूल, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस माना जाएगा। यानी कि जो कंपनी है वो कार है और कार को कैसे चलाना है, कैसे उसे कंट्रोल में रखना है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? ये सारी की सारी चीज़ें कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहलाएंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। थोड़ा अगर हम डिटेल में बात करें तो इसमें और भी चीज़ें मेंशन हैं, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो लोगों के बीच में अराइज होते हैं ये इन्हें कंट्रोल करने में हेल्प करता है। यानी कि ये ध्यान रखता है शेयर होल्डर के बारे में, ये ध्यान रखता है कस्टमर्स के बारे में, सप्लायर्स के बारे में, गवर्नेंस के बारे में और ऑल्सो सोसाइटी के बारे में। यानी इसमें सभी के सभी एस्पेक्ट जितने भी लोगों के होते हैं, जुड़ी हुई पार्टीज होती हैं एक कंपनी के अंदर, ये उन सभी पे फोकस करके चलते हैं। अगर हम बात करें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इंपॉर्टेंस की, तो सबसे पहले तो ये कोई भी फ्रॉड और स्कैम ना होने में ये हेल्प करता है। यानी मान लीजिए अगर कोई अनएथिकल काम कर रहा है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल के अंदर ये डिफाइन है कि कोई विसल ब्लोअर है, कोई पर्सन है, वो जाके रिपोर्ट इसको कहाँ पे रिपोर्ट कर सकता है, जिससे कि जो हमारी गवर्नमेंट के अंदर के जो अधिकारी हैं यानी कि जो भी ऑफिसर हैं वो जाके इसके लिए एक एक्शन ले सकें। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि कंपनी के अंदर जो कई सारे रिसोर्सेज हैं, सबसे मेन रिसोर्स है कंपनी का जो होता है कैपिटल, उसके जो फंड्स होते हैं तो उनका यूज कैसे होगा। क्या जो सीनियर लेवल के मैनेजर हैं क्या वो अपने हिसाब से उस फंड का यूज कर सकते हैं या फिर कंपनी के बेनिफिट के लिए उस फंड का यूज करेंगे, ये सारी चीज़ें भी बताई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में हमें बताया जाता है कि जितनी भी चीज़ें कंपनी के अंदर हो रही हैं जिसे पब्लिश किया जा सकता है वो सारी चीज़ें आपको पब्लिश करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपकी कंपनी ने कोई डिसीजन लिया है कि अगर हम अपनी जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, सीईओ हैं, सीएफओ हैं, हम इनकी सैलरी हाइक करने वाले हैं, हम इनको जो पैसे देते हैं, हम इनको जो फीस देते हैं, हम उनको बढ़ाने वाले हैं, सबसे पहले ये चीज़ आप डिस्क्लोज करेंगे। जितने भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स होंगे आप उनकी परमिशन लेंगे, देन आप उसकी सैलरी को हाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिल्ड्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। देखो भाई, जब किसी भी कंपनी के पास, जब कोई भी कंपनी अगर इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेगी तो भाई इन्वेस्टर जो रहेगा वो एकदम टेंशन फ्री रह जाता है। उसको बस यही लगता है कि भाई सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन जब कंपनी फॉलो कर रही है तो कोई भी वो अनएथिकल वर्क नहीं करेगी और वो कंपनी इन फ्यूचर में आगे जाके डूबेगी नहीं। सत्यम की तरह, सत्यम कंप्यूटर्स की तरह, एक्सिस बैंक की तरह और भी कई सारी चीज़ें।
नेक्स्ट अगर हम बात करें इंकरेजेस एथिकल बिहेवियर, देखिए कंपनी के अंदर और भी सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिससे क्या होता है कि एथिकल बिहेवियर वहाँ पे प्रमोट किया जाता है। यानी कि एथिकल बिहेवियर का मतलब ये हुआ कि लोग जो वहाँ के काम कर रहे हैं वो ऑनेस्टी से काम करें, वो सूझबूझ के साथ काम करें, कोई भी ऐसा इलीगल काम ना करें जिससे कोई भी इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर आए, सोसाइटी के ऊपर आए और जो भी कंपनी से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं उनके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट पड़े। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर कुछ प्रिंसिपल दिए गए हैं, देखिए ये डेफिनेशन से ही अराइज हुई ये सारी प्रिंसिपल हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए और वो एकदम क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो बोर्ड मेंबर हैं, जो मैनेजमेंट है, वो आंसरेबल होने चाहिए अपने हर एक एक्शन के लिए। ऐसा नहीं है कि आपकी कंपनी के अंदर अचानक से सैलरी हाइक हो जाती है। अब कोई अगर आपसे आके क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने सैलरी हाइक किससे पूछ के की, तो आप उसको ये कहकर टरका नहीं सकते इधर उधर कि भाई ये क्या, हमें तो पता ही नहीं है, ये तो बस सैलरी ऐसी हाइक हो जाती है हमारी तरफ से। नहीं, आपको उसे प्रॉपर अकाउंटेबल रहना चाहिए और आपको उसे उसके क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि वहाँ पे ड्यूटीज़, रोल्स, सभी चीज़ों को प्रॉपर मैनर में डिफाइन किया जाता है कि मैनेजमेंट का रोल क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रोल क्या है, जो हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसका रोल क्या होगा, उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट। देखिए हर एक कंपनी के अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं, कई टाइप बार तो लोअर लेवल मैनेजमेंट तक होते हैं। यानी कि एक सुपरवाइजर होगा, उसके ऊपर जनरल मैनेजर होंगे, देन अदर मैनेजर्स होते हैं, देन आते हैं हमारे सीईओ जो टॉप मेंबर्स होते हैं कंपनी के अंदर। लेकिन यहाँ पे दिखाया गया क्या है कि आप सभी को इक्वल ट्रीट करेंगे। वहीं इसका एक और मतलब भी निकल के आता है कि कंपनी के अंदर अलग अलग टाइप के शेयर होल्डर्स होते हैं। कुछ के पास क्या होता है, कम परसेंटेज ऑफ होल्डिंग होती है, कुछ के पास ज़्यादा परसेंटेज ऑफ होल्डिंग होती है। आप उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। यानी कि किसी के पास 10% है, आप उसके लिए तो भाई एकदम डिविडेंड 5 रुपये निकाल रहे हैं, किसी के पास 1% है, आप उसके लिए डिविडेंड केवल 2 रुपये निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, आपको परसेंटेज के हिसाब से उसको डिवाइड करना पड़ेगा और प्रॉपर आपको डिविडेंड एलोकेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जो डायरेक्टर हैं, जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। वो कोई भी डिसीजन किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए कोई एक कंपनी है, वो डिसीजन किस चीज़ का ले रही है, वो डिसीजन ले रही है कि भाई हम तो अपने जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनकी सैलरी बढ़ा रहे हैं, कंपनी लॉस में चल रही है और आप टॉप लेवल मैनेजमेंट की सैलरी बढ़ा रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है। ये इसी सब चीज़ों के लिए प्रिंसिपल बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है और मैनेजमेंट क्या होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस चीज़ पे फोकस करता है, ये फोकस करता है ओवरसाइट मैकेनिज्म। यानी कि ये मॉनिटर करता है कि कंपनी डेली टू डेली जो ऑपरेशंस कर रही है वो कैसे कर रही है, क्या रूल्स को फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही। वहीं मैनेजमेंट ये देखती है कि जितने भी ऑपरेशंस डे टू डे हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, क्या भाई हमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही डे टू डे ऑपरेशंस करने में। नेक्स्ट हमारे पास आएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर एथिक्स, कंप्लायंस, रूल्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस चीज़ पे फोकस करती है, ये फोकस करती है कि जो कंपनी जो अपने काम कर रही है क्या उसे रूल्स फॉलो कर रही है, क्या वो सारे के सारे जितने भी लॉस बने हुए वो सारे फॉलो कर रही है, क्या वो जितने भी काम कर रही है वो सारे के सारे एथिक्स के हिसाब से कर रही है या फिर ऐसे ही बस कोई भी इलीगल काम किए जा रही है। वहीं अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट किस चीज़ पे फोकस करता है, मैनेजमेंट फोकस करता है प्लानिंग पे, एग्जीक्यूशन पे। यानी कि मान लीजिए कंपनी ने एक गोल डिसाइड किया हुआ है कि हम भाई 5 लाख का सेल करेंगे इस मंथ में, मैनेजमेंट किस चीज़ पे फोकस करेगा, ये 5 लाख की सेल कैसे होनी चाहिए, प्रोडक्ट कौन सा बनाना चाहिए, इन सब चीज़ों पे फोकस करेगा मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर कौन से लोग आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, मैनेजमेंट के अंदर कौन से हैं, सीईओ हो गए, मैनेजर हो गए, सीएफओ हो गए और भी कई सारे लोग हैं। नेक्स्ट देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर कई सारी थ्योरीज दी गई हैं, उन थ्योरीज के बेसिस के हिसाब से हम जानेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी का मतलब क्या होता है, मैनेजर जो है वो एक एजेंट है कंपनी का, ठीक है, और मैनेजर जो कभी भी अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टीवर्डशिप थ्योरी। इसका मतलब क्या होता है, मैनेजर एक्ट इन बेस्ट फॉर कंपनी। यानी कि मैनेजर को अगर लगता है कोई भी काम अगर कंपनी के लिए अच्छा है, कंपनी से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा है, तो वो उसके लिए एक्ट करेगा, यानी कि वो डिसीजन वो ले लेगा। मैनेजर ऑल्सो एक्ट फॉर शेयर होल्डर। यानी कि ऐसा कोई भी काम मैनेजर नहीं करेगा जो शेयर होल्डर को लॉस पहुंचाए। जैसे मान लीजिए शेयर होल्डर को लॉस पहुंचाने वाले कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा मैनेजर। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिसोर्स डिपेंडेंसी। रिसोर्स डिपेंडेंसी का मतलब क्या है, जो हमारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं वो क्या लेके आते हैं, वो अपनी एक्सपर्टाइज लेके आते हैं। मान के देखिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना हुआ है, बहुत बड़ा बोर्ड है, उसमें कम से कम 10 लोग हैं। अब 10 लोग ना कुछ सारे के सारे लोग अलग अलग फील्ड के हैं, कुछ को लीगल चीज़ों की नॉलेज है, कुछ को रूल्स के बारे में पता है, कुछ इनकम टैक्स के रूल को जानते हैं, कुछ जीएसटी के रूल्स को जानते हैं। तो कितना बेनिफिशियल होगा उस कंपनी के लिए। अगर हम नेक्स्ट बात करें
तो कई सारे जो हमारे बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो रिसोर्सेस लेके आते हैं, जैसे अपने कॉन्टैक्ट लेके आते हैं। आपने शार्क टैंक देखा होगा, उसमें क्या होता है, अगर कोई भी जो नया जो हमारा स्टार्टअप जब वहाँ पे जाता है पिच होने के लिए, तो उसके बाद होता क्या है, जो अलग अलग जो हमारे शार्क्स होते हैं वो क्या बोलते हैं कि भाई हम आपको क्या देंगे, हम आपको अपनी सप्लाई चेन देंगे, हम आपको अपने कॉन्टैक्ट्स देंगे, अपना हम आपको जो मार्केटिंग जो हमने कर रखा है ऑलरेडी हम वो आपको देंगे। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेक होल्डर थ्योरी। स्टेक होल्डर थ्योरी का मतलब क्या होता है, कंपनी शुड केयर फॉर ऑल स्टेक होल्डर। जितने भी कंपनी से जुड़े हुई पार्टीज हैं उनका सभी का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जो हमारे सप्लायर्स होते हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, अगर हमारे कोई गवर्नमेंट्स के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, और हमारे एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचना चाहिए, हमारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो जिनके पास कम शेयर्स हैं उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। नेक्स्ट आता है मैनेजरियल हेजिमोनी। इसका मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है, मैनेजर्स जो होते हैं वो बोर्ड्स को डोमिनेट करते हैं, यानी कि मैनेजर्स क्या सोचते हैं, बोर्ड के डिसीजन के ऊपर भी मैनेजर्स अपने डिसीजन रखते हैं। इसमें होता क्या है, कई बार जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो अपना कंट्रोल खो देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो कंट्रोल होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता हुआ चला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखिए अलग अलग कंट्री में, अलग अलग रीजन में डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एंग्लो अमेरिकन मॉडल। इसमें क्या होता है, इसमें शेयर होल्डर फोकस्ड मॉडल बनाया होता है, यानी इसमें शेयर होल्डर्स के ऊपर मेनली फोकस किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है जर्मन मॉडल। इसमें क्या होता है, इसमें 2 टियर बोर्ड बने होते हैं, यानी 1 तो क्या होगा, स्टेक होल्डर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए होगा। सेकंड क्या होगा, लेबर रिप्रेजेंटेटिव होगा, यानी कि जो हमारे वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी फोकस किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जैपनीज मॉडल। इसमें क्या होता है, इसमें लॉन्ग टर्म रिलेशंस के ऊपर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच में, मैनेजर्स के बीच में, क्लाइंट्स के बीच में मेनली फोकस रहता है। इंडियन मॉडल किस पे काम करता है, देखिए इंडियन मॉडल काम करता है कंपनीज एक्ट पे और सेबी एक्ट पे। कंपनीज एक्ट में प्रॉपर डिफाइन है कि कंपनी कैसे रन करेगी। सेबी एक्ट में बताया गया है कि जो सेबी के रूल्स हैं उसमें क्लियरली बताया गया है अगर कोई कंपनी लिस्टेड है तो उसको कौन कौन से रूल फॉलो करने चाहिए। जैसे इन्होंने कई सारी चीज़ें बताई रखी हुई हैं कि अगर कोई कंपनी लिस्टेड है उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए, उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने होने चाहिए, उसमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने होने चाहिए, उसमें वुमेन डायरेक्टर कितने होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है, और ये पूरे यूनिट का ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसकी क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बनता है इस वाले टॉपिक का, कौटिल्य अर्थशास्त्र एंड गवर्नेंस। देखिए पुराने टाइम पे भी क्या होता था, बड़ी बड़ी किंगडम होती थी, उनमें भी कई सारे लोग क्या होते थे, राजा होते थे, प्रजा होती थी, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे भी होती थी। आपने देखा होगा मंत्रालय होते थे उस टाइम पे, डिपार्टमेंट्स होते थे, कोई जल विभाग का है, कोई राजकोष का है जिसे फाइनेंस कहते थे, और अलग अलग डिफरेंट टाइप की कोई डिपार्टमेंट्स होती थी। इसमें हम बात करेंगे कौटिल्य के बारे में। तो सबसे पहले कौटिल्य प्रमोट करते थे उस टाइम पे भी कि एथिकल हो, स्ट्रैटेजिक हो, वेलफेयर हो, जितने भी वहाँ पे गवर्नेंस का काम कर रहे हैं वो सारे लोग, यानी कि कौटिल्य मेनली फोकस करते थे कि जो भी काम, जो भी एक्ट, जो भी टास्क कोई भी वहाँ पे लोग परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही है, वो एथिकल होना चाहिए, यानी कि कोई भी काम इलीगल नहीं होना चाहिए, हॉनेस्टी होनी चाहिए, यानी कि जो भी पर्सन वो काम कर रहा है वो ईमानदार होना चाहिए, स्ट्रैटेजिक होना चाहिए, यानी कि आपकी स्ट्रैटेजी जो आप काम कर रहे हैं वो फेलियर की तरफ ना जाए, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो वेलफेयर होना चाहिए पब्लिक के लिए, ना कि इसके लिए कि भाई कंपनी का वेलफेयर होता जा रहा है, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट का वेलफेयर होता जा रहा है और वहाँ के जो लोअर मैनेजमेंट है उनको एकदम मतलब उनको ऐसे ही छोड़ ही दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आएंगे किंग जो होते हैं वो टॉप लेवल की टाइप की तरह एक्ट करते हैं, जो ऑनेस्ट होने चाहिए, स्ट्रैटेजी होने चाहिए, कंसर्न करने चाहिए पीपल का, यानी कि लोगों का ध्यान रखने चाहिए। और कौटिल्य ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जिसमें से सबसे मेनली एक है करप्शन नहीं होना चाहिए और अपने पावर का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। देखिए कई सारी जगह पे क्या होता है, जो मैनेजमेंट होता है वो अपने जो पावर होता है उसके पास वो उसका मिसयूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। मिसयूज़ करने का मतलब ये हुआ वो अपनी सैलरीज बढ़ा लेंगे, फंड्स को अलग अलग जगह पे यूज़ करेंगे, फंड किसी और चीज़ के लिए बना है उसका यूज़ किसी और चीज़ के लिए करेंगे, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और कौटिल्य ने प्रमोट किसको किया, कौटिल्य ने प्रमोट किया एथिकल वर्क को, लीगल वर्क को, यानी जो भी काम कर रहे हैं वो ईमानदारी से करें, जो भी काम हो रहा हो उसे कानूनी रूप से, ऐसा कोई काम ना करें जो कानून हमें नहीं बताता हो कि ये काम हो। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर कानून बना हुआ है कि आप जो सोना होता है वो आप अगर किसी कंट्री से अपने इंडिया के अंदर लेके आ रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, आपको टैक्स भरा हुआ होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कोई भी जाएगा अदर डे इस अदर कंट्री में जाता है, वहाँ से सोना लेके इंडिया में चला आता है, उसे कस्टम वाले पकड़ लेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे कानून का उल्लंघन करता है। इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। देन अभी हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में सबसे पहले हमारे पास आता है बोर्ड स्ट्रक्चर। देखिए बोर्ड मेंबर मतलब कुछ नहीं होता है, कमिटीज़ बनी हुई होती हैं, उन्हीं के ऊपर ही मेनली फोकस होता है। अब बोर्ड के अंदर क्या होते हैं, बोर्ड के अंदर
कुछ एग्जीक्यूटिव लोग डायरेक्टर होते हैं, कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं और कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं। बोर्ड स्ट्रक्चर के अंदर एक और चीज़ फोकस किया है, मस्ट हैव बैलेंस स्ट्रक्चर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर एक बैलेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि मेनली एक लोग शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं, दूसरा बंदा भी शेयर होल्डर की बात कर रहा है, 10 के 10 मेंबर क्या कर रहे हैं, वो केवल शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं। सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। अगर आप शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं तो साथ साथ में आप एम्प्लॉयज़ की बात करिए, टॉप मैनेजमेंट की बात करिए, लोअर मैनेजमेंट की बात करिए। रोल क्या होता है बोर्ड का? रोल सबसे पहले तो होता है मॉनिटर करना है मैनेजमेंट को, यानी मैनेजमेंट काम कैसे कर रहा है तो उसके ऊपर ये मेनली फोकस करते हैं। कंप्लायंस हो रहा है लॉ के साथ, यानी कि जो भी कंपनी काम कर रही है, जो भी मैनेजमेंट हमारा काम कर रहा है, कि वो लॉ को फॉलो कर रहा है या फिर वो लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ये लोग विजन को सेट करते हैं, मिशन बनाते हैं, गोल्स को सेट करते हैं। मिशन का मतलब क्या हो गया, इन्होंने कुछ मिशन देखा कि CSR के बारे में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, हम इस बार दिल्ली में जाएंगे और हम वहाँ पे 1 लाख पौधे लगवाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये मिशन है। मैनेजमेंट क्या करेगा, इस टास्क को परफॉर्म करेगा, लेकिन इसके ऊपर ध्यान कौन रखेगा, ये रोल यहाँ पे ये बोर्ड जो होंगे ये इसके ऊपर ध्यान रखेंगे। अब देखिए बोर्ड के अंदर कई सारी कमिटीज होती है। देखिए बोर्ड तो एक बड़ा सा क्या हो गया, एक संगठन हो गया, उसके नीचे कई सारी कमिटीज बना दी जाती है। जैसे कि ऑडिट कमेटी है, ये ऑडिट के ऊपर फोकस रखेगी कि ऑडिट हमारा कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या ऑडिट कर रहा है वो सही तरीके से कर रहा है, क्या ऑडिट और मैनेजमेंट आपस में मिल तो नहीं गया है। फिर CSR कमेटी हो गई, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर जो कंपनी है उसको अपने प्रॉफिट का लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट निकाल के 2% उसे CSR में उसे डोनेट देना पड़ता है, CSR में उसे डालना पड़ता है, तो इसके ऊपर ये फोकस करते हैं। नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी, इसका मतलब ये हुआ कौन से डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, कौन से डायरेक्टर को रिमूव करना है, किसको कितनी सैलरी देनी है, ये इन सब चीज़ों पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी एक एम्प्लॉय है जो कंपनी के शेयर को खरीद लेता है कोई भी कंपनी के प्रॉफिट अनाउंस होने से पहले। इसका मतलब क्या है कि उस पर्सन को, जो इसने ये शेयर बाई किया, उसे ये चीज़ पता था कि यहाँ पे इसका शेयर अगर मैं बाई करता हूँ तो ये आगे जाके इसके शेयर के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, क्योंकि उसे उस रिपोर्ट को वो पर्सन एक्सेस कर सकता था। इसलिए हम इसे इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं। यानी कोई इनसाइडर बंदा जिसको ये अधिकार नहीं था कि उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करे, बट उसके पास ये ड्यूटी है, उसके पास ये पावर है कि उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करता है। उसके बाद क्या पता लगाता है कि मुझे तो भाई कंपनी कल पब्लिश करेगी, मैं आज जाऊंगा, आज मैं शेयर्स खरीदूंगा और मुझे प्रॉफिट होगा। ये सारा पार्ट हमें इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं इसे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग का मतलब क्या होता है, कोई भी इनसाइडर जो पर्सन होता है वो किसी भी अनएथिकल प्रैक्टिस का जाके किसी भी कमेटी को रिपोर्ट करता है तो उसे हम विसल ब्लोइंग कहते हैं, और जो पर्सन जो इनसाइडर है उसको हम विसल ब्लोअर कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए क्या, जो कोई भी वर्कर हैं वो अगर कोई एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कोई भी मैनेजमेंट है, अगर कोई अनएथिकल टास्क कर रहा है और उसी मैनेजमेंट में से कोई एक पर्सन जाता है, फिर कोई एम्प्लॉय जाता है और जाके कमिटी को या फिर जो टॉप लेवल डिपार्टमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनको जाके बता देता है कि भाई यहाँ पे तो ऐसा ऐसा टास्क हो रहा है जिसकी वजह से हमारी कंपनी को लॉस हो सकता है, हमारी कंपनी अनएथिकल काम कर रही है, तो ये सारा पार्ट विसल ब्लोइंग कहलाएगा। और जो पर्सन वो सारा रिपोर्ट कर रहा है उस पर्सन को हम विसल ब्लोअर करेंगे। और विसल ब्लोअर के प्रोटेक्शन के लिए कंपनीज एक्ट के अंदर और मे बी 2014 के अंदर ऐसा कोई एक्ट बना था जिसको उधर बहुत सारी प्रोटेक्शन दी गई हैं, जिसके तहत जो विसल ब्लोअर है उसको आप नौकरी से नहीं निकाल सकते, उसकी आप सैलरी कट नहीं कर सकते, उसको आप हार्म नहीं कर सकते, उसकी लाइफ को आप कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेयर होल्डर एक्टिविज्म के बारे में। शेयर होल्डर एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है, जो शेयर होल्डर होते हैं वो ट्राई करते हैं कि जो भी डिसीजन कंपनी ले रही है वो उनके हार्मफुल के लिए ना हो, वो उनके अगेंस्ट ना जाए और उस डिसीजन को वो अपनी तरफ मोड़ते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जो शेयर होल्डर होंगे वो क्या करेंगे, वो प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि CEO की सैलरी बढ़ रही है, गवर्नेंस अच्छे से नहीं हो रही, यानी कि कोई उसमें अनएथिकल काम हो रहा है, तो उसके लिए भी शेयर होल्डर एक्टिविज्म काम में आता है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते कौन हैं, जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ये सारे लोग हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहलाते हैं। ये क्या कर सकते हैं, ये भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लागू करवाने के लिए कंपनी के ऊपर फोर्स करवा सकते हैं। मान के देखिए अगर जो LIC है, LIC के पास 17,000-18,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, वो जाती है, वो टाटा मोटर्स से जाके बात करती है, बोलती है सर आपकी कंपनी में क्या है, आपकी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, इसके लिए मैं आपकी कंपनी से सारा का सारा 18,000 करोड़ रुपए जो मेरे पास मेरे पड़े हुए हैं उसे मैं बाहर निकाल लेती हूँ। तो कंपनी फोर्सफुली उसको, यानी कि उसको बताया जा रहा है कि भाई आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करिए, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करिए, नहीं तो हम अपना फंड यहाँ से निकाल के किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे जो कि आपका कॉम्पिटिटर भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा क्लास एक्शन सूट्स। क्लास एक्शन सूट्स का मतलब क्या होता है, फाइल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर अगेंस्ट रॉन्ग डूइंग। देखिए एक छोटा सा ग्रुप बनाया गया शेयर होल्डर्स का, उसमें क्या बताया गया, उसमें अगर कोई
चीज़ कंपनी के अंदर गलत हो रही है तो उसके खिलाफ कोई केस किया गया, उसे हम कहते हैं क्लास एक्शन सूट। नेक्स्ट हमारे पास आता है CSR। CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि स्पेंडिंग ऑन सोशल एंड एनवायरमेंटल वेलफेयर। अगर हम कोई सोसाइटी के ऊपर, कोई इन्वायरमेंट के वेलफेयर के लिए अगर हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो CSR के अंदर काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैंडेटरी अंडर कंपनीज एक्ट, यानी कि कई सारी कंपनीज के लिए जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको अगर फुलफिल करती हैं तो इसे मैंडेटरी कर दिया गया है कि उन्हें अपने प्रॉफिट का प्रीवियस जो 3 ईयर्स होंगे उनके एवरेज करके 2% CSR फंड में डोनेट करना होगा, डालना होगा। CSR प्रमोट एथिकल गवर्नेंस। CSR भी एथिकल गवर्नेंस को प्रमोट करता है। ये क्या करता है, ये बिल्ड करता है ट्रस्ट को इन्वेस्टर के बीच में और कंपनी के बीच में। अगर देखिए कोई भी इन्वेस्टर है वो क्या सोचता है, अगर ये कंपनी सोसाइटी के लिए इतना काम कर रही है इसका मतलब ये होगा कि ये कंपनी अच्छी कंपनी है, यहाँ पे गुड गवर्नेंस है, तो कंपनी ज़्यादा सालों तक टिकेगी, चलेगी, और ना कि वो किसी किंगफिशर कंपनी की तरह डूब जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक गांधीयन ट्रस्टीशिप। गांधीयन ट्रस्टीशिप का मतलब क्या है, सबसे पहले इंस्पायर किया गया है महात्मा गांधी के थ्रू। इसका जो महात्मा गांधी थे वो कहते थे कि जो बिजनेसमैन है उन्हें एक ट्रस्टी की तरह एक्ट करना चाहिए, ना कि इस तरह कि भाई ये पैसा तो हमारा है, हम इसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए खर्च करेंगे, बाकी जो भी सोसाइटी है, जो भी वहाँ के जुड़े हुए कंपनी से लोग हैं, उनसे हमें कुछ मतलब नहीं है। तो जो बिजनेसमैन है उन्हें ट्रस्टी की तरह एक्ट करना चाहिए, ना कि ऑनर की तरह। जो प्रॉफिट है उसको अच्छी तरह से सोसाइटी के काम के लिए भी यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है भाई आपको 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, आपने दबाया और आप चल लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तो कम से कम उसका 10%, 20%, 5% आप सोसाइटी के लिए आप काम करें, जिससे कि क्या हो, सोसाइटी का भी वेलफेयर हो। नेक्स्ट हमारे पास आएगा यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 के अंदर सबसे पहले कॉर्पोरेट फेलियर की बात की जा रही है। देखिए अगर हम कॉर्पोरेट फेलियर की बात करें, कॉर्पोरेट फेलियर हम सुनते आए हैं इंडिया के अंदर हो या फिर वर्ल्ड के अंदर हो, कई सारी कंपनीज, कई सारी बैंक्स जो MNCs हैं, कई सारे वो सारी कंपनीज सब कई बार फेल हो चुकी हैं। फेलियर किस वजह से होता है, या तो कंपनी के अंदर कुछ ऐसे मिसकंडक्ट किए जाते हैं, मिसएक्ट किए जाते हैं जो कि अनएथिकल हैं, और दूसरी थिंग कोई भी नेचुरल चीज़ें भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो मिसकंडक्ट और जो अकाउंटिंग को जो एकदम विंडो ड्रेसिंग करके दिखाया जाता है, हम उसकी बात करेंगे। इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास कंपनी आती है एनरॉन। एनरॉन कंपनी फेल कर चुकी थी। इसके कारण क्या था, फेक रेवेन्यू दिखाया इन्होंने, इनका रेवेन्यू कम हो रहा था, इन्होंने रेवेन्यू ज़्यादा दिखाया, और इन्होंने अकाउंटिंग लूपहोल्स थे उनका बेनिफिट उठाया। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ल्डकॉम। वर्ल्डकॉम किस वजह से फेल हुआ था, इनके जो एसेट थे इन्होंने ओवर स्टेट करा। ओवर स्टेट करने का मतलब ये है कि था कुछ और, दिखाया कुछ और, बताया कुछ और लोगों को। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने BOD फेलियर, यानी कि इनके जो कंपनी थी उसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो फेल कर गए थे, प्लस में ऑडिट की भी प्रॉब्लम थी, ऑडिट इनकी अच्छे से नहीं हो रही थी। देन हमारे पास आता है लेमन ब्रदर्स। इसमें क्या था, इन्होंने जितने भी इन्वेस्टमेंट किए वो सारे के सारे रिस्की इन्वेस्टमेंट थे। इन्होंने रिस्क को कंट्रोल नहीं किया और ना ही रिस्क को इन्होंने मेज़र किया, ना मैनेजमेंट किया। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है, एक डूबती हुई कंपनी है, सस्ता माल मिल रहा है, आप गए आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, भाई क्या ही मतलब, मान लीजिए अगर वो कंपनी डूब जाती है तो जो आपकी कंपनी में जिन्होंने पैसा लगाया है उनका क्या होगा। तो यही काम लेमन ब्रदर्स करती थी, वो जाती थी और ऐसे रिस्की फंड में इन्वेस्ट कर देती थी कि जिससे सारा पैसा इनका डूब गया। नेक्स्ट हमारे पास आती है BCCI। BCCI के अंदर ये देखिए क्यों फेल हो गई थी। सबसे पहले ये इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग करना शुरू कर दिया था, फिर इन्होंने टेरर फंडिंग कर दिया था। हाँ, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जो BCCI थी वो एक पाकिस्तान ओरिएंटेड कंपनी थी, तो भाई टेरर फंडिंग होना तो इसमें पॉसिबल हो सकता है। देन हमारे पास आता है पुअर रेगुलेशन, यानी कि यहाँ पे रेगुलेशंस भी अच्छे, रूल्स और रेगुलेशन जो है वो अच्छी तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा था। उसके बाद हमारे पास आती है मैक्सवेल। मैक्सवेल कंपनी क्यों फेल हुई थी, क्योंकि इन्होंने मिस यूज़ किया था अपने पेंशन फंड का अपने पर्सनल यूज़ के लिए, और अपनी जो इनकी जो डूबती हुई कंपनी थी उसको सर्वाइव करवाने के लिए मिस यूज़ किया गया फंड का। नॉट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, इन्होंने कोई भी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया। ऑडिट जो इनकी कमेटी थी इन्होंने अच्छे से गुड गवर्नेंस को फॉलो नहीं किया, इनकी ऑडिट कमेटी भी पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है विवेंदी कंपनी, जिसका मतलब ये है कि ये क्यों फेल कर गई थी, क्योंकि ये ओवर एक्सपेंशन कर रही थी। ओवर एक्सपेंशन के केस में हम यहाँ पे एक अपने इंडिया से जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कि है बायजूस। बायजूस क्या कर रहा था, लगातार अलग अलग डिफरेंट जो कंपनीज थी एड टेक में, उनको वो एक्वायर करते हुए जा रही थी। बड़े बड़े जो कोचिंग इंस्टीट्यूट थे जो भी फिजिकल मोड पे चल रहे थे उन्हें एक्वायर कर रही थी, लेकिन बाद में आने के बाद उनका फंड खत्म हो गया, जिससे वो अपने डे टू डे ऑपरेटिंग नहीं पे कर पा रहे थे, डे टू डे की सैलरी जो होती है वो पे नहीं कर पा रहे थे। देन उसके बाद आता है लैक ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। इनके पास कोई भी फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं था, पैसा किधर जा रहा है किधर आ रहा है, बजट कुछ और बन रहा है, खर्च कुछ और हो रहा है। पुअर मॉनिटरिंग थी, जो भी इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, जो भी इनके डिपार्टमेंट से जो भी इन सब चीज़ों पे ध्यान रखते हैं, वो प्रॉपर तरीका से
प्रॉपर तरीके से ये लोग मॉनिटर नहीं कर पाए। देखिए ये सारे के सारे जो मैंने आपको कॉर्पोरेट फेलियर्स पढ़ाए हैं, ये मैंने यूनिट नंबर 3 में ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, एग्जाम ओरिएंटेड है वो भी, तो आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं अगर आपको इस वीडियो से समझ में नहीं आ रहा हो। और हाँ, अगर किसी को लग रहा हो भाई मैं बहुत ही ज़्यादा तेज स्पीड में बोल रहा हूँ तो इसकी स्पीड आप कम भी कर सकते हैं, अगर लग रहा है बहुत ही ज़्यादा कम स्पीड में बोल रहा हूँ तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। देन अगर हम बात करें तो देखिए कई सारी, जब इतने सारे स्कैम किसी जगह पे होते हैं तो क्या होता है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद कई सारी रिपोर्ट बनती है। जैसे कि अगर हम इंडिया के अंदर बात करें, जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कई सारी कमिटीज़ बनी, कई सारी रिपोर्ट्स पब्लिक की गई, कई सारे नए नए लॉ रेगुलेशंस कई सारे इंप्लीमेंट किए गए इंडिया के अंदर, जिससे कि हर्षद मेहता स्कैम कभी दोबारा ना हो सके, कोई भी जो ऑथोराइज्ड पर्सन होता है वो ये सारी चीज़ें ना परफॉर्म कर सके। इसी तरह से जब इतने सारे स्कैम हमने ऊपर देखे, उनके अगेंस्ट में ये कमिटीज़ बनाई गई थी, यानी कि वो उस टाइप की क्राइम वापस से अगेन ना हो। सबसे पहले आती है कैडबरी रिपोर्ट। कैडबरी रिपोर्ट के अंदर क्या दिया गया था, पहली डिटेल रिपोर्ट थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके, जिसमें कोड ऑफ गवर्नेंस, रूल्स, रेगुलेशन सारा चीज़ दे रखा था। और ये कॉर्पोरेट रिपोर्ट जो थी, जो कैडबरी रिपोर्ट थी, वो हमारी मेनली फोकस किस पे करती थी, जो फोकस था बोर्ड एंड ऑडिटर पे, यानी कि बोर्ड के पास पावर दी जाए, ऑडिटर के पास ये राइट होना चाहिए, वो कोई भी इनवाइस, कोई भी बिल किसी भी कंपनी के अंदर जाके मांग सकता है जिस कंपनी का वो ऑडिट कर रहा है। और बोर्ड जो वहाँ की मैनेजमेंट है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि वो सारे के सारे इनवाइसेस, सारे के सारे बिल्स और जितने भी प्रूफ हैं, एविडेंस है, वो सारे के सारे ऑडिटर को प्रोवाइड किए जाएं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास आता है सॉक्स, यानी कि ये है सर्वेंस ऑक्सली वाली कंपनी, जिसके अंदर क्या होता, सॉक्स यानी कि सर्वेंस ऑक्सली की रिपोर्ट है जो पास की गई थी, जो एनरॉन कंपनी का फेलियर हुआ था उसके बाद में। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स डाले गए, जिसके अंदर फाइन, जेल, ये सारी चीज़ें बात की डिस्कस की गई थी। ये क्या था, ये यूएस कंपनी और ऑडिटर के लिए मेनली ये वर्क करती थी, यानी कि ये जो रिपोर्ट थी वो यूएस की जो कंपनी फेलियर हुई थी, ये उनके लिए ये आई हुई थी, और यूएस ही इन सारी रिपोर्ट को ज़्यादातर फॉलो करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पहले का पढ़ा, उसमें प्रिंसिपल हमने दे रखे थे, लेकिन एक यहाँ पे प्रिंसिपल और आया जो अपडेटेड प्रिंसिपल थे। इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आता है राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, यानी कि शेयर होल्डर को भी उनके राइट बताने चाहिए, और उन्हें पता, शेयर होल्डर्स को भी ये चीज़ पता होना चाहिए उनके पास कौन कौन से अधिकार है। वो कंपनी के अंदर सारे के सारे रिपोर्ट्स की डिमांड कर सकते हैं, वो कंपनी के अंदर किसी भी डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने अपने वोटिंग राइट्स के हिसाब से। रोल ऑफ शेयर होल्डर की बात की गई, स्टेक होल्डर्स की भी बात की गई। यहाँ पे देखिए कंपनी के अंदर केवल एक स्टेक होल्डर ही नहीं होता जो मैनेजमेंट है, यही नहीं होता, ये कंपनी के अंदर कई सारे स्टेक्स लगे होते हैं, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट हो गई, जैसे कि जो क्रेडिटर होते हैं वो हो गए जिनसे इन्होंने पैसा उधार लिया हुआ है, बैंक्स हो गए जिन्होंने इनको लोन दे रखा है, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। इसमें बात की गई डिस्क्लोजर का। डिस्क्लोजर का मतलब ये है कि पूरा का पूरा जितना भी आपका रिपोर्ट है, जितने भी आपके डिसीजन है, वो आप प्रॉपर मैनर में डिस्क्लोज करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंसी की, यानी कि जो भी आप चीज़ डिस्क्लोज कर रहे हैं वो आप एक्यूरेट और ट्रू होना चाहिए, और जितना भी डिसीजंस, जितने भी मीटिंग्स आपके जो बोर्ड ऑफ मेंबर जो भी कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, वो सारा का सारा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी कि सभी के सभी मेंबर्स को ये चीज़ पता होना चाहिए कि कौन सा डिसीजन कब लिया जा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड के बारे में भी इसमें बताया गया, यानी कि इसमें बोर्ड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको अच्छी तरह से डिफाइन किया गया कि बोर्ड के पास कौन कौन सी पावर है, बोर्ड की कौन कौन सी ड्यूटीज़ है, बोर्ड कौन कौन से डिसीजंस पे क्या कहते हैं उसे साइन कर सकता है, कौन बोर्ड जो है वो कौन कौन से डिसीजन पे उनका साथ नहीं देना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर बताई गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है यूनिट नंबर 4, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया। अब देखिए सबसे पहले हमने जो ऊपर सारी चीज़ें देखी वो क्या थी, वो जो जितने भी कॉर्पोरेट फेलियर्स हुए थे, ये इनके अगेंस्ट में आई हुई जो कमिटीज़ थी, ये इनके लिए दिया गया था। अब देखिए इंडिया के अंदर भी कई सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। सबसे पहले एक कमेटी बनाई गई थी कुमार मंगलम बिरला के लिए। कुमार मंगलम बिरला उस कमेटी का नाम है, उस रिपोर्ट का नाम है, जिसमें क्या था, जिसमें इन्होंने बात की थी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना चाहिए। बोर्ड मीटिंग के बारे में भी इन्होंने बताया था, यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब जो कोई भी कंपनी से एकदम अलग हो, यानी कंपनी में उसके कोई भी स्टेक्स ना हो, बस उसको सैलरी मिलती हो कंपनी से, उसको जो भी कंपनसेशन है उसको दिया जाए, बाकी वो सारी चीज़ें वो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है भाई मैं ही कंसल्ट करने आ रहा हूँ आपकी कंपनी को और मैं ही आपके वहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ। इन्होंने ये भी बताया साथ में कि बोर्ड की मीटिंग होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इन्होंने इस रिपोर्ट में बताई थी। देन आता है नारायण मूर्ति कमेटी। नारायण मूर्ति कमेटी यानी कि क्या था, इन्होंने ऑडिट फंक्शन पे ज़्यादातर मेनली फोकस किया कि जो ऑडिटिंग है वो कैसी होनी चाहिए। ऑडिटिंग के लिए कई सारे रूल्स, कई सारे रेगुलेशंस इन्होंने दिए उस कमेटी में। फोकस किया फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के ऊपर, यानी कि जितनी भी रिपोर्ट्स पब्लिश कर रही है कंपनी वो ट्रू होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, और जितने भी स्टेक होल्डर हैं उन सभी को ये रिपोर्ट प्रोवाइड करवानी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है उदय कोटक। उदय कोटक के अंदर क्या था, अकाउंटेबिलिटी बताई गई कि लोगों
कैसे लोग जो आंसरेबल हैं उनको हर एक क्वेश्चंस का जवाब देना चाहिए लोगों के। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करी, बोर्ड डाइवर्सिटी की बात करी, यानी कुछ लोग जो बोर्ड मेंबर होते हैं उनमें से कुछ लोगों को लीगल की तरफ से लेके आओ, कुछ को फाइनेंस की तरफ से लेके आओ, कुछ गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड होने चाहिए, ऐसी सारी चीज़ें बात करी गई इसमें। और हमारे पास फिर कंपनीज एक्ट 2013 भी है जो कई सारे प्रोविजंस देता है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिलेटेड, जैसे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होनी चाहिए, वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, CSR मैंडेटरी है, ऑडिट कमिटी है, क्लास एक्शन सूट्स होने चाहिए, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करता है, यानी कि डायरेक्टर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये ऑडिट कमिटी, क्लास एक्शन सूट, CSR, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेबी। सेबी का भी मेन बहुत ही ज़्यादा मेनली फोकस है, लेकिन सेबी जो मेनली फोकस करती है वो लिस्टेड कंपनी के ऊपर फोकस करती है। तो सेबी के अंदर 2015 के अंदर कई सारे जो रूल्स हैं वो आए थे, यानी कि जो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन जो रेगुलेटर है लिस्टेड कंपनी का वो सेबी है। की रूल्स कौन सा था सेबी के अंदर, जो मिनिमम बोर्ड मेंबर्स कितने होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो जो टाइमली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आप अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं, प्रॉफिट आपके आज सारे कैलकुलेट हो गए, हर जो क्वार्टरली प्रॉफिट होते हैं वो आपके कैलकुलेट हो गए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप उसे नेक्स्ट क्वार्टर पब्लिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस डेट के हिसाब से, जिस टाइम के हिसाब से आपने पहले बताया हुआ है सबको, उसी डेट और टाइम के हिसाब से वो काम होना चाहिए। शेयर होल्डर राइट प्रोटेक्शन के बारे में बात की, जो भी माइनर, जो भी जिनके पास कम क्वांटिटी में शेयर्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के बारे में भी इसमें बात की गई है। इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 4 तक खत्म होता है। मैंने इसमें सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियरली और ऐसे लैंग्वेज में डिस्कस किए जिससे आपको समझ में आ सके। और अगर आपको यूनिट नंबर 1, 2, 3 में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जाके उसका एकदम डिटेल वीडियो देख सकते हैं। जिस हिसाब से मैंने समझाया इसमें, उसी हिसाब से मैंने उसमें समझाया। बस उसमें क्या है, उसमें जो कंटेंट है वो बहुत सारा है, यानी कि उसमें जो आपको लिखने के लिए मटेरियल मिलेगा वो बहुत सारा मिलेगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जो कि मैं कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ऐड कर दूंगा, और थोड़ी ही देर में मैं यूनिट नंबर 5 अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। इसी के साथ चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।